गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 12 का हिंदी, जो कि वितान हमारी पाठ्य पुस्तक है, दो पाठ्य पुस्तक है हमारी, आरओ और वितान। तो आज हम वितान का पाठ नंबर 3 चैप्टर 3 अतीत में दबे पांव वो पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके सामने ये चैप्टर है अतीत में दबे पांव। अतीत में दबे पांव जो किसने लिखा है? ओम थानवी ने। इसमें इसका कवि परिचय एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तो आपको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको कवि का नाम ध्यान रखना है कि अतीत में दबे पांव किसने लिखा? ओम थानवी ने। हाँ, अतीत में। अब इससे आपको पता लग रहा अतीत क्या होता है? जो हमारा पास्ट है वो, उसमें दबे हुए पांव, अर्थात कहने का मतलब इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जो प्राचीन काल की जो सभ्यताएं थी उनमें क्या क्या मिला, उनके क्या साक्ष्य मिले, इन सब के बारे में इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। भारत के ही नहीं, दुनिया के दो सबसे पुराने नियोजित शहर। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन बन गया है कि दुनिया के सबसे दो प्राचीन नियोजित शहर कौन से हैं? कौन कौन से हैं? अभी भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो दुनिया के, ये दो क्वेश्चन जो चैप्टर, ये नाम है प्राचीन नगरों के, कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ये जो है भारत के ही नहीं, दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। नियोजित का क्या मतलब होता है? जो प्री प्लान, मतलब प्लान बना के और योजना बना के उसको बनाया जाए। कोई भी स्थान जहाँ पे पहले से योजना बनाई जाए, प्री प्लान किया जाए, उसके बाद जो शहर बसाए जाते हैं वो होते हैं नियोजित शहर। तो इसीलिए जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दो नियोजित शहर माने जाते हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती यानी कि परिपक्व, जब उस सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था वो पराकाष्ठा पर था, उस समय के दौर के ये शहर हैं। तो ये देखो दो शहर हैं, मोहनजोदड़ो और। अब आपको ये मैं बता दूं कि मोहनजोदड़ो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में। और हड़प्पा वो भी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के दो नियोजित शहर माने जाते हैं। ये जो है, अब ये मोहनजोदड़ो ऐसे लिखा हुआ है, जबकि अब है ना सीधा डायरेक्ट मोहनजोदड़ो बोल देते हैं इसको। सबसे शहरों में सबसे बड़ा है खुदाई में, और शहर भी मिले हैं। ऐसा नहीं है कि खुदाई में और शहर नहीं मिले हैं, और शहर भी मिले हैं, लेकिन सबसे नियोजित जो शहर थे वो दो ही थे। कौन कौन से? हड़प्पा। लेकिन मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। ताम्रकाल का मतलब क्या है? यहाँ पर तांबे के औजार, तांबे की वस्तुएं इस काल में सबसे ज़्यादा मिली है। ये ताम्रकाल के टाइम का शहर था मोहनजोदड़ो। वह सबसे उत्कृष्ट भी है, उत्कृष्ट यानी सर्वश्रेष्ठ था। व्यापक खुदाई यहीं पर संभव हुई। व्यापक यानी लार्ज स्केल में जो खुदाई हुई वो यहीं हुई, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। बाकी छोटे छोटे और भी शहर मिले, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस दो ही शहर थे। बड़ी तादाद में वहाँ पर क्या क्या मिले हैं? इमारतें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, धातु पत्थर की मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे। भांडे क्या होते हैं? बर्तन। वहाँ से मिले हैं। मुहरें आप जानते हैं, साजो सामान और खिलौने आदि मिले हैं। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से क्या क्या चीज़ें मिली है? इमारतें, सड़कें, धातु और पत्थर की बनी मूर्तियाँ, चाक पर बने चित्रित भांडे, मुहरें, साजो सामान यानी सजावट का सामान और खिलौने। सभ्यता का अध्ययन संभव हुआ कि इसका अध्ययन किया गया। इस सभ्यता को जब खोजा गया तो इसके बाद इसका अध्ययन किया गया हर चीज़ का। उधर सैकड़ों मील दूर हड़प्पा, और इससे सैकड़ों मील दूर है हड़प्पा। उसके ज़्यादातर साक्ष्य
रेल लाइन बिछाने के दौरान विकास की भेंट चढ़ गए कि उस तरफ से रेल लाइन बिछी थी। तो आपको पता ही है जब रेल लाइन बिछेगी तो विकास वो काम चलेगा, और इसीलिए वहाँ के जो साक्ष्य थे, जो सबूत थे उस समय के, वो मिट गए। मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि अपने दौर में वह घाटी की सभ्यता का केंद्र रहा होगा। अब मेन जो सेंटर था, जैसे हमारे यहाँ सेंटर क्या है, कौन सी जगह है? राजस्थान का तो जयपुर हो गया और इंडिया का न्यू दिल्ली है। वैसे ही मोहनजोदड़ो के बारे में धारणा है कि वह उसका सभ्यता के समय में वहाँ का केंद्र रहा होगा, यानी एक तरह की राजधानी। ये केंद्र किस लिए कहा है इसको? राजधानी, मतलब मोहनजोदड़ो उस समय की राजधानी रहा होगा, यानी जो मुख्य शहर था वो मोहनजोदड़ो था। माना जाता है यह शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला था, मतलब इतनी दूर में फैला हुआ था। आबादी कोई 85,000 थी, 50,000 के आसपास वहाँ की आबादी थी। इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ा शहर था। जाहिर है 5,000 साल पहले या आज के महानगर की परिभाषा को भी लांघता होगा, क्योंकि आपको पता है आज की पॉपुलेशन तो करोड़ों में पहुंच गई है, लेकिन उस समय में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। तो 5,000 साल पहले की बात है, इसलिए वो महानगर मोहनजोदड़ो उस समय का किस मेगा सिटी के रूप में जाना जाता था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदान की संस्कृति थी, पर पूरा मोहनजोदड़ो छोटे मोटे टीलों पर आबाद था। जो टीले बने हुए होते हैं ना, टीले आप जानते हो, तो उन टीलों पर बना हुआ था, मतलब बसा हुआ था। ये टीले प्राकृतिक नहीं थे। कई अब आपने देखा होगा डेजर्ट में जो टीले होते हैं वो नेचुरल होते हैं, मिट्टी से उड़ के बन जाते हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं था। ये नेचुरल नहीं थे, ये टीले कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से धरती की सतह को ऊंचा उठाया गया था। अब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है कि चारों तरफ से जो है ईंटों से उसने धरती की सतह को ऊपर उठाया गया था। कहने का मतलब है जो फ्लैट सरफेस था उस पर ईंटें लगा के उसको ऊंचा बनाया गया था, टीले बनाए गए थे, ताकि सिंधु का पानी बाहर पसर आए तो उससे बचा जा सके। वो टीले इसलिए बनाए गए थे ताकि सिंधु नदी में कभी बाढ़ आए, पानी आए, तो जो है वहाँ पर वो पानी उस शहर में ना आ सके और वहाँ के लोग इससे बच सके। इसीलिए उन्होंने धरती की सतह से उस शहर को ऊंचा उठाया था। अब देखो आपके सामने, अब 5,000 साल पहले की है ये। अब सोच लो 5,000 साल बाद में भी ये देखो ईंटें आपके सामने नजर आ रही है। ये गली है जो है उस शहर की, ये गलियां हैं, ये देखो ये ईंटें बनी हुई है। हाँ, मोहनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदिम शहर की सड़कों, आदिम यानी जो प्राचीन शहर है, उसकी सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। अब आज भी सोचो 5,000 साल बाद भी उसकी ईंटें जर्जरित नहीं हुई है सुमित, तो जर्जरित नहीं हुई है। सोचो कि वहाँ की ईंटें कैसी बनी हुई होगी। आज की ईंटें क्या है, अगर पानी में भी डाल दो बहुत समय तक तो वो धीरे धीरे ऐसे उसका जो है बिल्कुल पाउडर बन जाता है बहुत, लेकिन ये 5,000 साल पुरानी सभ्यता होते हुए भी आज भी ऐसी दिखती है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का सामान भले अजायब घरों की, यानी कि आज के जो म्यूजियम्स है वहाँ पर ही उस समय की सभ्यता संस्कृति में जो अभी खोज की गई और जो सामान वहाँ का मिला वो हमारे म्यूजियम की शोभा बढ़ाता है। आज भी हम कभी म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ हमें मिलती है कि उस समय की ये जो है बर्तन वगैरह मिलते हैं, उस समय की मूर्तियाँ, ये सब हमें आज भी जब हम अजायब घर क्या है, म्यूजियम ही है, उसको जब हम देखने जाते हैं तो आज भी हमें ये सब मिलता है। अब देखो मोहनजोदड़ो की एक मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है, ये देखो सड़क है वहाँ की मुख्य सड़क जो 33 फीट चौड़ी है। हाँ, अच्छा,
तो ये जो सड़क है आपके सामने दिखाई दे रही है आपको, सड़क उस समय की, और ये एक गली है उस समय की, देखो। और ये आज भी जो है ऐसी स्थिति में है। इसका मतलब है कि वो शहर वाकई बहुत सुनियोजित शहर था, जिसको एकदम योजना बना के बनाया गया था। अब जो है वहाँ का जो शहर है, ये जो इसकी शोभा बढ़ा रहा है शहर, जहाँ था वह अब भी वहीं है। मतलब अभी भी वो शहर वहीं का वहीं है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हालांकि वो शहर जर्जरित हो गया है, लेकिन आज भी उसके अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। आज भी जो है आप उसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, यानी आराम कर सकते हैं। वह एक खंडर क्यों ना हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहन सकते हैं। हालांकि वो खंडर है, जर्जरित अवस्था में हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी देहरी पर जो है आप पांव रखकर सहसा सहन सकते हो, यानी कि आपको एहसास हो सकता है कि ये किसी का घर है। अब हम किसी के घर में जाते हैं, अजनबी के घर में, तो थोड़ा सहमते ही हैं, तो वैसे आपको आज भी फील हो सकता है। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हो कि आज भी वहाँ की जो रसोइयाँ हैं वो वैसी की वैसी बनी है। आपको वहाँ बहुत से साक्ष्य मिलेंगे इस चीज़ के। तो जो है आज भी हमें उसके जो अतीत में दबे हुए पाँव हैं, उनकी महक आज भी ताज़ा है। या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर, ये बता रहा है कि आप शहर के किसी भी सुनसान मार्ग पर चले जाओ, वहाँ आप देखोगे कि कान देकर उस बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हो, जिसे आपने पुरातत्व की तस्वीरों में मिट्टी के रंग में देखा है। कहने का मतलब है कि वहाँ पर बैलगाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम ऐसा फील कर सकते हैं कि अगर हम वहाँ जाएं और सुनसान मार्ग पर अगर हम कान लगाकर सुनने की कोशिश करें, तो हमें अतीत में जो दबे पाँव हैं, अर्थात अतीत की जो बातें हैं कि जब बैलगाड़ियाँ वहाँ से होकर गुजरी होगी उन रास्तों से, तो वो आज भी हमें, अगर हम फील करेंगे तो हमें महसूस होगा। सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। कहने का मतलब है कि अब वो, हालांकि सीढ़ियाँ काफ़ी टूट फूट चुकी है, लेकिन वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती है। लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं, वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। कहने का मतलब है कि वहाँ पर, हालांकि जो वहाँ के जो खंडर है, उनके जो वहाँ की जो बिल्डिंग्स वगैरह मिली है, जो घर मिले हैं, मकान मिले हैं, उनमें सीढ़ियाँ तो होगी छत पर जाने के लिए, तो हम उनको देखते हैं कि वो हालांकि जर्जरित हो चुकी है, टूट चुकी है। आज हम उन पे चढ़ के छत पे नहीं जा सकते, क्योंकि वो सब टूट गया है, इतने साल पुराना है। लेकिन हम फील कर सकते हैं उसको आज भी, जैसा आज हम छत पर जाकर ऐसे देखते हैं कि हाँ, यहाँ से तो पूरा जयपुर दिख रहा है ना। ऐसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग में जाके हम ऐसा फील करें, तो वहाँ पे भी जाकर आप ऐसा फील कर सकते हैं। सबसे ऊंचे चबूतरे पर बड़ा बौद्ध स्तूप है। आप स्तूप जानते हैं, बौद्धों का स्तूप होता है एक तरह से, जहाँ जो बहुत बड़ा ऐसे टीले नुमा बहुत बड़ा गुंबद बना हुआ होता है, और उसमें वो लोग क्या करते हैं, जो महात्मा बुद्ध थे ना, उनकी जो अस्थियां थी उसको पहले उसमें मिट्टी के नीचे गाड़ के, और उसके ऊपर एक जो है एक टीले नुमा आकृति बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं, स्तूप कहते हैं उसको। तो वो जो है ऊंचे, सबसे ऊंचे चबूतरे पर एक बौद्ध स्तूप बना हुआ है, मगर यह मोहनजोदड़ो की सभ्यता के बिखरने के बाद एक जीर्णशीर्ण टीले पर बना, यानी कि जीर्णशीर्ण मतलब टूटे फूटे, है ना, उसकी जर्जरित अवस्था, टूटा फूटा जो अवस्था में था, उस टूटे फूटे टीले पर बना हुआ है। कोई 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर 26 सदी पहले बनी हुई ईंटों के दम पर स्तूप को आकार दिया गया। चबूतरे पर भिक्षुओं के कमरे भी हैं। भिक्षु कौन होते हैं, बौद्ध धर्म में जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, और बौद्ध धर्म के जो मठ होते हैं उनमें अपना वो रहते हैं, और भिक्षा मांगकर अपना जीवन ग्रहण वो चलाते हैं। हाँ 1922 में जब राखल दास बनर्जी, ये नाम आप याद कर लेना, ये राखल दास है, राखाल नहीं है, राखल दास बनर्जी यहाँ आए। कहाँ आए, मोहनजोदड़ो में, जहाँ पे वो टीले वगैरह स्तूप वगैरह बने हुए थे, यहाँ आए। तब वे इसी स्तूप की खोजबीन करना चाहते थे
इसके गिर्द खुदाई शुरू करने के बाद, इर्द गिर्द यानी चारों तरफ खुदाई करने के बाद में उन्हें इल्हाम हुआ। इल्हाम का मतलब क्या हुआ? अनुभूति। उनको अनुभूति हुई यानी इल्हाम हुआ कि यहाँ ईसा पूर्व के निशान है। उनको ऐसा लगा कि शायद यहाँ काफ़ी प्राचीन समय के जो निशान हैं वो यहाँ आज भी निशान मौजूद है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वहाँ की खुदाई करवानी शुरू की। तो सबसे पहले खुदाई किसने करवाई? कब करवाई? 1922 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक, अब आपको पूछा जा सकता है कि उस समय में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल के निर्देश पर खुदाई का व्यापक अभियान शुरू हुआ। क्वेश्चन बनेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई का व्यापक अभियान किसके निर्देशन पर शुरू हुआ? किस? हाँ, जो कि या पूछ सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य जिनकी देखरेख में हुआ? कौन थे? जॉन मार्शल। राखलदास बनर्जी तो कौन थे? जिन्होंने उसकी खोज की थी। बाकी इनके निर्देशन में कार्य शुरू हुआ था और इनके निर्देशन पर जो है खुदाई का व्यापक अभियान अर्थात लार्ज स्केल पर अब उसका खुदाई का अभियान शुरू हुआ। धीमे धीमे यह खोज विशेषज्ञों को सिंधु घाटी सभ्यता की देहरी तक ले आई। सिंधु घाटी सभ्यता के तो दो ये सुनियोजित शहर थे, कौन कौन से? हाँ, इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया, जो कि कहाँ है? इराक में है, कि प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष ला खड़ा किया। कि जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं प्राचीन थी, वैसे ही उस समय में, जिस समय में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की खोज की गई थी, उसी समय भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। मतलब वो दोनों समकक्ष थे, एक ही समय के शहर थे। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकक्ष भारत को भी ला खड़ा किया, क्योंकि भारत में भी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज उस समय में हो रही थी। दुनिया की प्राचीन सभ्यता होने के भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया। अब भारत को भी ये आधार मिल गया कि भारत में भी सबसे प्राचीन सभ्यताएं कौन सी थी? सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो आपने पढ़ा होगा, एसएसटी में पढ़ा होगा पहले। तो ये जो है भारत के दावे को पुरातत्व का वैज्ञानिक आधार मिल गया कि वैज्ञानिकों ने, जो ये राखलदास बनर्जी थे, इन्होंने खोजबीन की और साक्ष्य जुटाए। तो इसका मतलब भारत भी जो है प्राचीन सभ्यताओं का जनक माना जाने लगा, जो कि पहले मिस्र और मेसोपोटामिया में ही मिली थी। मेसोपोटामिया जो है कहाँ है? इराक में। पर्यटक बंगले से एक सर्पिल पगडंडी पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे, जो जहाँ पर ये लोग अपना, जहाँ पे ये ऐसा तो है नहीं कि रोज वहाँ जाएंगे खोज करने के लिए, इसलिए वहाँ पर एक जगह वो अपनी बना लेते हैं। और फिर वहाँ से जो है सर्पिल पगडंडी यानी कि काफ़ी घुमावदार जो पगडंडी थी, जो पाथ था, रास्ता, जो संकरा रास्ता होता है, उसको कहते हैं पगडंडी। हाँ, संकरा जो रास्ता होता है उसको कहते हैं पगडंडी। पार कर हम सबसे पहले इसी स्तूप पर पहुंचे। कौन सा स्तूप था वो? बौद्ध स्तूप। पहली झलक ने हमें अतलक कर दिया। इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा गया है। किसे? कहाँ था जो सबसे पहले किसकी हुई थी खुदाई? मोहनजोदड़ो। यह शायद सबसे रोमांचक भी है, क्योंकि सबसे पहली जगह जहां हम सबसे पहली बार जाते हैं तो हमारे लिए काफ़ी उत्साह का जो है माहौल होता है। हम लोग काफ़ी उत्साहित होते हैं कि हमें यहाँ से क्या क्या मिलेगा। न आकाश बदला है न धरती, पर कितनी सभ्यताएं, इतिहास और कहानियां बदल गई। आपको पता है कि सूरज, चांद, सितारे जो हैं हमारे, और हमारी धरती जो यानी कि जो नेचुरल चीज़ें हैं,
वो कभी नहीं बदलती है, वो आज भी वही है और 5000 साल पहले भी वैसी ही थी। तो वो जो है काफ़ी रोमांचित हो जाते हैं वहाँ आकर। इस ठहरे हुए दृश्य में हजारों साल से लेकर पल भर पहले तक की धड़कन बसी हुई है। लेखक जहाँ था, वो राखलदास बनर्जी जहाँ खड़े थे, वो देख रहे थे कि एक तो मैं आज इस समय में खड़ा हूँ, मतलब 1922 का समय है ये, और एक वो याद कर रहे हैं कि उससे 5000 साल पहले भी मतलब ऐसे घर हुआ करते थे। हालांकि आज घरों की थोड़ा जो है डिज़ाइन बदल गई, हर चीज़ ये बदल गई, लेकिन घर तो वैसे ही थे ना, वही 4 दीवारी होती थी। तो वो कह रहे हैं कि हजारों साल से जो है बहुत सी सभ्यताएं बदल गई, इतिहास काफ़ी बदल चुका है, लेकिन फिर भी ये दृश्य जो हैं 1000 साल से यहीं ठहरे हुए हैं। इसे देखकर सुना जा सकता है, भले ही किसी जगह के बारे में हमने कितना पढ़ सुन रखा हो, तस्वीरें या वृत्त चित्र देखे हो, उस समय के जो है हमने काफ़ी जो है पिक्चर्स में देखे हैं सीन वहाँ के उस समय के, लेकिन देखना अपनी आँख से देखना है। लेकिन वो देखना किसको मानते हैं? ऐसे तो हम ऐसे, आपसे कोई पूछे आपने ताजमहल देखा है, तो आप ऐसे तो बुक्स में ताजमहल की पिक्चर बहुत देखते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने ताजमहल देखा है? नहीं। जब हम किसी चीज़ को प्रत्यक्षतः मिलते हैं, देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हाँ ये चीज़ ऐसी थी। तब हमें जो अनुभूति होती है वो थोड़ी अलग अनुभूति होती है, जो कि हम अगर बुक में पिक्चर देख के, अभी हमने मोहनजोदड़ो की ये पिक्चर्स देखी जिसमें उनकी गलियां थी, सकरी सड़कें थी, हमने ये पिक्चर देखी है, लेकिन अगर हम वहाँ साक्षात जाके देखें तो एक अलग ही अनुभूति होती है। लेकिन लेखक यही बात, वो राखलदास बनर्जी यही बात कह रहे हैं कि अपनी आँख से देखना ही देखना होता है, बाकी सब आँख का झपकना है। हम किसी पिक्चर को देख के अपनी आँख झपका के उसको देख सकते हैं कि हाँ भाई बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता, असली सुंदरता तो हम उसको साक्षात जब देखेंगे तभी हमें पता लगती है। जैसे यात्रा अपने पांव चलना है, बाकी सब तो कदम ताल है। अब हम जो है कहीं जाकर यात्रा हम अपने पैरों से पैदल चल के अगर यात्रा करके आते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने यात्रा की है, नहीं तो बाकी सब कदम ताल बताए हैं। मौसम जाड़े का था, जाड़े तो आपको पता ही होगा, ठंड सर्दी, पर दोपहर की यानी दोपहर की धूप बहुत कड़ी थी। किस समय की बात हो रही है? जब कौन? राखलदास बनर्जी कब, किसकी खोज में गए थे? तब की बात है जब वो खुदाई के लिए वहां गए थे, तो बहुत तेज धूप थी, दोपहर का समय था, ठंड का मौसम था। सारे आलम को जैसे एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई, सारा आलम क्या है? दुनिया होती है वैसे संसार, तो मानो एक फीके रंग में रंगने की कोशिश करती हुई उस समय को। यह इलाका राजस्थान से बहुत मिलता जुलता है, जो वहाँ, क्योंकि वो बॉर्डर पे ही तो है, राजस्थान की जो बॉर्डर है उस पे ही तो पाकिस्तान, आपको पता है कि हमारा राजस्थान जो है पाकिस्तान के बॉर्डर को छूता है। तो और वो उसी जहाँ जो है ये ऊपर से अपना गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, ये सारे जो है पाकिस्तान की सीमा को छूते हैं, तो राजस्थान से मिलता जुलता ही वो इलाका था। रेत के टीले नहीं हैं, रेत के जैसे राजस्थान में रेत के टीले हैं, उस मरुस्थल में जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में आप जाओगे तो वहाँ पर काफ़ी रेत के टीले मिलेंगे आपको, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। खेतों का हरापन यहाँ है, खेत हैं वहाँ हरे भरे, मगर बाकी वही खुला आकाश, सूना परिवेश, धूल बबूल और ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्मी। मगर यहाँ की धूप का मिजाज जुदा है, जुदा मतलब थोड़ा अलग है, भिन्न है। राजस्थान की धूप पारदर्शी है, यानी बहुत चिलचिलाती धूप है। सिंध की धूप चौंधियाती है, जो वहाँ सिंधु घाटी की जो धूप है चौंधियाती है, आँखों पे बहुत ज़्यादा प्रकाश डालती है, चुभती है। तस्वीर उतारते वक्त आप कैमरे में जरूरी पुर्जे न घुमाए तो ऐसा जान पड़ेगा जैसे दृश्यों के रंग उड़े हुए हो। काफ़ी धूप में हम अगर किसी का फोटो क्लिक करेंगे तो वो काफ़ी धुंधला आता है, क्योंकि और बाकी रंग उड़ जाते हैं और धूप का जो वो है प्रकाश जो है वो तेज हो जाता है। पर इससे एक फायदा हुआ। अब क्या फायदा हुआ? हमें हर दृश्य पर नजरें दोबारा फिरानी पड़ती, यानी कि हर दृश्य को एक बार में ही तो अगर फोटो क्लिक करते तो अच्छी नहीं आती, इसका मतलब दोबारा लेते,
तीसरी बार लेते तो हर चीज जो है अच्छे से लेखक को देखने को मिली। इस तरह बार बार निहारे तो दृश्य जेहन में यानी कि अपने अंतर्मन में पूरे उतर गए। ऐसे ठहरते हैं मानो तस्वीर देखकर उनकी याद ताजा करने की जरूरत कभी ना पड़े, कि उनकी जो है यादें जो है तस्वीर में ही ताजा हो जाएगी, उनकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी, तो उनको देख लिया ना साक्षात, एक बार फोटो क्लिक किया सही नहीं आया, दोबारा किया, तो इस तरह से उनके दृश्य उनके जेहन में अच्छे से उतर गए। स्तूप वाला चबूतरा मोहनजोदड़ो के सबसे खास हिस्से के एक सिरे पर स्थित है। कौन सा स्तूप वाला, कौन सा स्तूप था? बौद्ध स्तूप जो था, वहां पर जो चबूतरा बना हुआ था, क्योंकि स्तूप कैसे बने हुए होते हैं, ऐसे ऐसे टीले नुमा होते हैं, ऐसे टीले होते हैं। अच्छा पिक्चर भी है, लो देख लो, ये रहा। इग्लू नहीं है ये, इग्लू तो बर्फ के घर होते हैं, और वो होते कहाँ हैं आपको पता है? बर्फीली जगह पे ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। तो ये जो है ये बौद्ध स्तूप बना हुआ है। यहाँ इसमें क्या होता है, इस बौद्ध स्तूप में जो महात्मा बुद्ध की अस्थियां जो है इसके अंदर दबाते हैं, और उनसे जुड़ी जो यादें उनकी चीज़ें होती है वो दबाते हैं। उसके बाद इसके ऊपर ये एक मकबरा नुमा ऐसा बना देते हैं स्तूप, और इसमें जो है ये किसका पवित्र तीर्थ स्थान होता है? बौद्धों का। जो बौद्ध लोग होते हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले, उनका ये, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं वैसे ही वो लोग बौद्ध स्तूप की परिक्रमा देने के लिए वहाँ जाते हैं। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान क्या कहते हैं? इसको गढ़ कहते हैं। जबकि हम गढ़ किसको कहते हैं? किले को, जो फोर्ट होते हैं उसको हम गढ़ कहते हैं। लेकिन यहाँ पुरातत्व के विद्वान किसको कहते हैं? गढ़ स्तूप को। चार दीवारी के भीतर ऐतिहासिक शहरों के सत्ता केंद्र अवस्थित होते हैं, चाहे वह राज सत्ता हो या धर्म सत्ता। यानी कि जो चार दीवारी बनी हुई होती थी उसके भीतर जो ऐतिहासिक शहर थे उनकी सत्ता का जो केंद्र, मुख्य जो सेंटर होता था वो अवस्थित होता था। सत्ता का जो केंद्र है वो अवस्थित होता था, पर वह चाहे वो राज सत्ता हो या धर्म सत्ता हो, कहने का मतलब है कि जो राजा का स्थान होता था मेन, वो भी चार दीवारी के अंदर होता था, और धर्म का जो मुख्य स्थान था वो भी चार दीवारी के अंदर होता था। बाकी शहर गढ़ से कुछ दूरी पर बसे होते थे। कहने का मतलब है कि जो ये गढ़ होता था ना, वो मेन किसका केंद्र था? राजा और धर्म का, धर्म से रिलेटेड चीज, वहां पर जो भी स्तूप मंदिर वगैरह बने होते थे, और राजा का भी स्थान यहीं पर होता था। और बाकी शहर कहाँ होते थे? गढ़ से कुछ दूर बसे होते थे। क्या ये रास्ता भी दुनिया को मोहनजोदड़ो ने दिखाया कि जो है धार्मिक स्थल और राजा का स्थान ये सब अलग से बसावट अलग से हो और शहर थोड़ा दूर हो? ऐसा क्या ये रास्ता भी मोहनजोदड़ो से ही हमें बाद में पता लगा? सच्चाई है, क्योंकि हमने अपनी प्राचीन सभ्यताओं से बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं को हमने सिर्फ परिमार्जित किया है, उसमें चेंजेस किया है, उसको मॉडिफाइड किया है। बाकी ये सब हमें इतने सालों, प्राचीन काल में अर्थात इतने सालों से हमें ये सब देखने को मिलता है। हम अपनी पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, इतिहास में हम देखते आए हैं। ये देखो आपके सामने ये गढ़ है, गढ़ी बनी हुई है। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरे के पीछे यानी पश्चिम में है। जो चबूतरा बना है यानी कि जो स्तूप बना है उसके पश्चिम में है। इमारतें, जो मेन इमारतें थी वो उस चबूतरे के पश्चिम में थी, और जो कि अब क्या बन चुकी है? खंडहर बन चुकी है। इनमें प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। जो इनके जो ये मेन जो जगह है वो कहाँ थी? इसके पश्चिम में थी। क्या क्या थी? हाँ, वह अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तुकला को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफी माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक वहां पर क्या मिला है? अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब यज्ञ हवन वगैरह करना। अनुष्ठान यज्ञ हवन जो करते हैं हम, उसका एक बहुत बड़ा महाकुंड। आपको पता है जब अनुष्ठान वगैरह करते हैं तो बहुत बड़ी जो है एक वेदी बनाई जाती है ना, जिसमें हम आहुतियां देते हैं। तो ऐसे ही बहुत बड़ा जो है एक महाकुंड मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वास्तु कौशल को, यानी कि वहाँ का वास्तु कौशल जो बनावट थी वो कैसी बनाते थे, उसी से हमें ये पता लगता है कि उस समय के लोग जो है वास्तु कला में कितने कुशल थे। क्या मिला है वहां से? अनुष्ठानिक महाकुंड मिला है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप में बहुत नजदीक बचा रह सका है। कहने का मतलब है कि वो आज भी जो है अपने मूल स्वरूप में है, वो एकदम खंडर नहीं बना है आज भी। तो ये एक अकेला ऐसा स्थान है, अकेला ही बताया है, एकमात्र ऐसा स्थान जो मोहनजोदड़ो के प्राचीन साक्ष्यों में मिला है। वो कौन सा है? अनुष्ठानिक महाकुंड जो है वो मिला है, जो आज भी वैसा का वैसा ही है। बाकी इमारतें तो उजड़ी हुई है, यानी खंडर बन चुकी है। कल्पना और बरामद चीजों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। सिर्फ जो राखालदास बनर्जी ने जो हमारे सामने साक्ष्य पेश किए हैं, वो बाकी इमारतों में तो जो चीजें थोड़ी बहुत देखी उससे सिर्फ एक अंदाजा लगाया है कि हाँ ये चीजें वहां पर उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन सिर्फ एक अच्छी वाली चीज जो टूटी फूटी अवस्था में नहीं मिली है वो सिर्फ एक महाकुंड ही है। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो एक अनूठी मिसाल है। कैसे? क्योंकि वहां पर जो नगर बसाया गया था मोहनजोदड़ो का, वो काफी सुनियोजित तरीके से बसाया गया था। वहां पर बीच में सड़कें और गलियां और किस तरह से एक अलग जगह पर धार्मिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो थी, और उनसे दूर थोड़ा शहर बसाया गया था, मुख्य शहर। तो इस तरह से इसको क्या कहा गया है? सुनियोजित नगर कहा गया है। किसको? मोहनजोदड़ो को। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भांप सकते हैं कि इसको सुनियोजित शहर क्यों कहा गया है। कहाँ से आप देखेंगे? जो वहाँ का जो स्तूप बना हुआ है, जो बड़ा चबूतरा बना हुआ है, वहाँ से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इमारतें भले ही खंडर में बदल चुकी है, हालांकि अब तो उनकी स्थिति काफी जर्जरित हो चुकी है, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडर काफी है कि कैसे उनकी सड़कें जो है जैसे ऐसे जो समकोण पर काटती है। कहने का मतलब है कि इधर तो जो है घर बने हुए थे और इधर जो है बीच में सड़क होती थी, जैसा कि आज भी वही है। इवन जयपुर शहर भी जो है उसी वास्तु शास्त्र पे बसाया गया है। वहां से कुछ तथ्य जो है वहां के जो बसावट थी उससे लिए गए हैं। हाँ, यहाँ की कमोबेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी। मैंने बताया समकोण पर काटती है, या तो सीधी है या आड़ी है। तो ये समकोण पे काट रही है ना, सारी सड़कें समकोण पर काटती है। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान, और ग्रिड प्लान पर ही क्या बसाया गया है? जयपुर भी बसाया गया है। ग्रिड प्लान कहते हैं आज जो वास्तुकार जिसको ग्रिड प्लान कहते हैं, वो मोहनजोदड़ो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो शहर बसे हुए थे वो भी इसी प्लान से बसे हुए थे, जिस प्लान से आज भी शहर बसते हैं। आज की सेक्टर मार्का कॉलोनियों से में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। जो सेक्टर अलग अलग होते हैं ना, ए बी है, सेक्टर अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, उसमें जो है जो कॉलोनियाँ होती है उसमें भी आड़ी ये ऐसे ही बसी हुई होती है ना, बसावट होती है, इधर दोनों तरफ घर और बीच में गली। लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है, शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। हालांकि सुनियोजित बने हैं, लेकिन फिर भी जो है आजकल लोग जो है अपनी जो जगह होती है उससे ज्यादा जगह में अपना
हाँ अतिक्रमण कर लेते हैं। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। देखो ये नाम याद कर लेना, ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद जो है ग्रिड शैली के शहर हैं। कौन कौन से? ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद जो है ग्रिड शैली के शहर हैं। आपको पता है ग्रिड शैली कौन सी होती है? जहां सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये देखो बन रहा है ना, तो वो ग्रिड, हाँ चौराहा जो है जो आधुनिक नगर प्रतिमान ठहरे, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। आजकल की बता रहे हैं, लेकिन आजकल बसावट तो वैसी ही थी, लेकिन आजकल जो है लोगों ने उस बसावट को खराब कर दिया है, इसलिए उस पर भी डाउट है कि वो एक सुनियोजित शहर की श्रेणी में आता है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक मतलब साक्षर थे, उस समय के लोग भी साक्षर थे। एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। एक सुसंस्कृत समाज था, सभ्यता भी वो सुसंस्कृत थी और समाज भी साक्षर था वहाँ का। लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिर कितनी भूमिका थी? अब जो है उनका नगर नियोजन जो था वो क्या उसमें भूमिका निभाता था, और उनकी वास्तुकला जो उन्होंने अपने इमारतें बनवाई, जो शहर बसाया, वो क्या भूमिका निभाता है, वो आज हम अभी जो है आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। स्तूप वाले चबूतरे के पीछे, अब जो स्तूप वाला जो चबूतरा था जिसमें बौद्ध स्तूप बना हुआ था, अलग से था जो शहर से, उसके पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। अब देखो ठीक सामने तो उच्च वर्ग कौन सा हो गया? जो कुलीन वर्ग था उस समय में। पहले ऐसे बटा हुआ था ना समाज, कुलीन वर्ग अलग थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे और फिर शूद्र थे। इस तरह से जो उच्च वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनकी बसावट थी किसके सामने? गढ़ के ठीक सामने। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। सिंधु क्या है? नदी थी उस समय वहाँ की। तो सिंधु नदी 5 किलोमीटर की दूरी पर थी और वो चबूतरे जो है ऊंचे बनाए गए थे ताकि सिंधु नदी में जब बाढ़ आए तो उसका पानी शहर में ना आए। पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाएं तो मतलब बसावट कहाँ थी उस शहर की? पूरब में थी। वो बोल रहा है ना, पूरब की इस बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए। अब दक्षिण की तरफ चलते हैं तो पूरा पीछे घूम आए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वह कामगारों की, जो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, मजदूर वर्ग, वो उस समय में भी था। उनकी बस्तियां बसी हुई है, दक्षिण साइड में उनकी बस्तियां बसी हुई है। और गढ़ी के जस्ट सामने कौन लोग रहते हैं? कुलीन वर्ग के लोग, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। कहा जा सकता है कि इतर वर्ग की, इतर क्या हुआ? अन्य या दूसरा, इतर कहते हैं उसको। हाँ, दूसरे वर्ग की बस्तियां उसके दक्षिण में बसी हुई थी। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे, लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? संपन्न समाज में वर्ग तो बटे हुए ही होंगे, तो क्या निम्न वर्ग नहीं था? नीची जाति के लोग नहीं रहते थे? कहते हैं निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके जो घर थे, अब आपको पता ही है, अगर निम्न वर्ग के कोई गरीब घर होते हैं, गांव में आपने देखा होगा तो कच्चे भी होते हैं, झोपड़ियां होती है ना गांव में, तो वैसे ही हो सकता है कि उस समय में भी जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास झोपड़ियां रही हो और वो समय के साथ साथ जो है टूट गई हो। उनकी बस्तियां और दूर रही होंगी। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से की खुदाई हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। कहने का मतलब है कि अब जो खुदाई है ना, जितनी दूर में होनी चाहिए थी उतनी दूर में नहीं हो पाई, और अब जो है वो खुदाई बंद हो गई, तो शायद वो सामने नहीं आ पाए। पहले
स्तूप के टीले से महाकुंड के विहार की दिशा में उतरे। अब जो ये कौन कह रहा है, हम यहाँ कौन है, किसकी टीम है? महानिदेशक कौन थे उस समय में? जॉन मॉर्सन। और कब का समय है? इसी के साथ याद हो जाएगा चैप्टर। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास है या संयोग, कि क्या पता हम आस लगा के आए हैं उस वजह से है, या संयोग है कि धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग, डेविनिटी स्ट्रीट, देव मार्ग की जो भगवान की तरफ जो रास्ता जाता है, अर्थात वो कहाँ जा रहा था, महाकुंड की तरफ, इसीलिए उसको देव मार्ग रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। अब आपने यहाँ भी होता है, आपने देखा होगा, अगर कोई पुष्कर गया है तो वहाँ हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले जो 52 घाट है वहाँ पे घाट में स्नान करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पर भी कोई और ऐसा है नहीं कि कोई पर्टिकुलर इंसान जाके ही करता है, सबके लिए होता है, वो सामूहिक स्नान होता है। तो इसीलिए शायद वहाँ पर भी कोई वहाँ हवन कुंड में जो जाते होंगे, आहुतियाँ देते होंगे, शायद उनको सामूहिक स्नान करके वहाँ जाना होता होगा, इसीलिए ऐसा था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, देख लो, ये देखो कुंड, ये रहा कुंड और ये इसके उतरने का स्थान है। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसमें स्नान करके फिर जाते थे वहां पे। करीब 7 फुट इसकी जो है गहराई थी। कुंड में उत्तर और दक्षिण से सीढ़ियां उतरती है, जैसा अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सीढ़ियां उतर रही है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। अब जो है 3 तरफ तो जो है इसके जो साधु सन्यासी थे उन लोगों के कमरे बने हुए हैं। उत्तर में 2, 5 में 8 स्नानघर है, 5 यानी पंक्ति, 2 पंक्तियों में 8 जो है स्नानघर यानी बाथरूम बने हैं। इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता है, एक दूसरे के सामने द्वार नहीं खुलता है। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है कि जो है बाथरूम के गेट आमने सामने नहीं खुलने चाहिए। ये एक सिद्ध वास्तुकला का एक जो है मॉडल पेश किया गया है यहाँ, नमूना यानी मॉडल है कि जो सिद्ध वास्तुकार होते हैं, जिनको वास्तुकला की अच्छी नॉलेज होती है, वो ही इस तरह से बना सकता है। तो ये जो है आपके सामने मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड है। अब जो ये कुंड है, इसकी खास बात क्या है कि इस कुंड में पक्की ईंटों का जमाव है, पक्की ईंटें बनी हुई है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है कि उसमें गंदा पानी बाहर से ना आ सके या वो ईंटों से ही कहीं गंदगी नहीं हो जाए। इसके लिए पक्की ईंटें लगाई है वहाँ पर, और कहीं बाहर से अशुद्ध पानी ना आ पाए, इसलिए बीच बीच में ईंटों के बीच बीच में चूना लगाया है और वो जो उसका लेप कर दिया है, चिरोड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर। पार्श्व की दीवार के सामने, पार्श्व यानी पीछे, पीछे की दीवार के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफेद डामर का प्रयोग है। डामर तारकोल जो होता है वो सफेद का यूज किया गया है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है। अब वहाँ कुंड में पानी की व्यवस्था रहे हमेशा, इसके लिए कुआं भी बना हुआ है। दोहरे घेरे वाला यह अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। जो कुआं है इसका मतलब है दोहरे घेरे वाला ये कुआं है, अकेला कुआं है वहां पर ऐसा जिसके 2 घेरे बने हुए हैं से। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियां भी बनी हुई है। इनकी खासियत यह है कि ये भी पक्की ईंटों से बनी हुई है और ईंटों से ढकी हुई भी है। कहने का मतलब है कि जो नगर था, कहाँ का, मोहनजोदड़ो का, वो काफ़ी सुनियोजित शहर था, नगर था, और इसकी बसावट जो है काफ़ी सुनियोजित तरीके से की गई थी। अब हम इसका अगला जो अंश है इस अध्याय का वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।